नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज सीधा सवाल में बात होगी आरक्षण की, आरक्षण पर छिड़े रण की और इसके राजनीतिक असरात की। लंबी लड़ाई चल रही है। ये सत्ता पक्ष विपक्ष आमने सामने है। सत्ता पक्ष में भी कुछ धड़े खुद सवाल पूछते दिखाई भी दे रहे हैं और इसमें एक नया अध्याय आज बिहार में जुड़ गया। बिहार में नेता जो प्रतिपक्ष हैं, तेजस्वी यादव, सबसे बड़े चेहरा वहां पर विपक्षी गठबंधन की, आज वो सड़कों पर उतरते दिखाई दिए। और उसकी वजह क्या थी कि जो आरक्षण 65% आरक्षण देने का फैसला बिहार सरकार ने किया था पिछले साल, आपको ध्यान होगा, गांधी जयंती 2 अक्टूबर को जातिगत जनगणना के आंकड़े जारी किए गए थे और उस आंकड़े में बताया गया था कि दरअसल 36% जो बिहार की आबादी है वो अति पिछड़ा वर्ग में गिनी जा सकती है, जबकि पिछड़े वर्ग की आबादी 27% है। प्रदेश की कुल आबादी का 27%, यानी कि आंकड़ा 63% हो जाता है। और उसके बाद सरकार ने जो एक लक्ष्मण रेखा 1992 से बनी हुई है इंदिरा साहनी केस में कि आरक्षण 50% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, हालांकि केंद्र सरकार ने ही अब सीमा लांघ दी है। अब 10% इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को, आर्थिक रूप से जो पिछड़े लोग हैं, उन्हें आरक्षण दिया जा रहा है 10%। तो ये 10% आरक्षण मिलने के बाद आंकड़ा हो जाता है 59.5%। पर हम बिहार की बात कर रहे थे। बिहार में जातिगत जनगणना के आंकड़े आने के बाद बदलाव किया गया। जो आरक्षण दिया जा रहा था वहां पर पहले जो अनुसूचित जाति है यानी कि SC 16% आरक्षण था, इसे बढ़ाकर 20% कर दिया गया। 21 नवंबर 2023, पिछले साल की बात कर रहा हूं। 1% अनुसूचित जनजाति ST को जो आरक्षण था वो 2% कर दिया गया। बैकवर्ड कास्ट को, पिछड़े समाज को 15% से बढ़ाकर 18% आरक्षण दिया गया और अति पिछड़ों को 18 की जगह 25 और ये आंकड़ा कुल मिलाकर 65% हो गया। लेकिन इसी साल 20 जून को चुनाव के बाद, तारीखों पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, 4 जून को नतीजे आए, लेकिन 20 जून को पटना हाई कोर्ट ने इस आरक्षण को खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट में गई है बिहार सरकार, रोक लगाने से इनकार कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने। हाई कोर्ट के फैसले पर अंतिम सुनवाई इसी महीने होनी है। तो अब क्या कह रहे हैं तेजस्वी यादव कि 9वीं अनुसूची में डाल दीजिए, 9th शेड्यूल में डाल दीजिए आरक्षण को। अब आप कहेंगे कि ये 9th शेड्यूल में डालने से क्या होगा? 9th शेड्यूल में डालने से क्या होगा कि जैसा तमिलनाडु में है, वहां पर जो आरक्षण है उसकी सीमा 50% से बढ़ाकर 69% कर दी गई थी, लेकिन उसे 9th शेड्यूल में डाल दिया गया। और 9th शेड्यूल में डालने से उसकी अदालती समीक्षा नहीं हो सकती, तो वहां आरक्षण बरकरार है। अब तेजस्वी यादव इसमें राजनीतिक घेराबंदी कर रहे हैं। कहने को अब डबल इंजन सरकार है, बैसाखियों की सरकार है केंद्र में, क्योंकि बीजेपी के पास अपने दम पर बहुमत तो है नहीं, तो जेडीयू की जरूरत है और टीडीपी की, खास इन 2 दलों की। और जेडीयू के मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार, तो यहां पर केंद्र और राज्य सरकार कदम ताल करे तो 9वीं अनुसूची में डाला जा सकता है। और इसी बात को लेकर सड़कों पर उतरे हैं और गूंज है ही, जितनी आबादी उतना हक। लगातार राहुल गांधी, विपक्ष के सबसे बड़े चेहरा, ये दावा करते घूम रहे हैं, जातिगत जनगणना की पैरवी भी कर रहे हैं। और बीच में कुछ ऐसे मुद्दे भी मिले हैं कि 2 राज्य जहां पर आरक्षण की, मंडल की राजनीति की सबसे ज्यादा गूंज सुनाई दे रही है, 90 के दशक में भी सुनाई दी और अब भी सुनाई दे रही है, वो है बिहार और उत्तर प्रदेश। कुल मिलाकर 120 लोकसभा सीटों के प्रदेश, 80 उत्तर प्रदेश की, 40 बिहार की। तो यहां पर
आरक्षण अब लागू कीजिए। और इसके अंदर खेल क्या हो रहा है कि बीजेपी ने जो एक गठबंधन बनाया हुआ है, मंडल कमंडल की जो वो कदमताल करने की कोशिश कर रहा है, इसमें सेंधमारी की इंडिया गठबंधन ने, विपक्ष ने 2024 के लोकसभा चुनाव में। लेकिन फिर से कुछ दरारें दिखने लगी हैं, और इसमें दो बातें जिनका मैं अभी जिक्र करने वाला था। लैटरल एंट्री, यूपीएससी ने, संघ लोक सेवा आयोग ने एक विज्ञापन निकाला कि भाई 45 नौकरियां हैं, जॉइंट सेक्रेटरी, डायरेक्टर और उप सचिव पद की। इसमें आरक्षण लागू नहीं था। विपक्ष ने तो हल्ला काटा ही काटा, लेकिन अहम घटक मोदी सरकार के, टीडीपी और जेडीयू के बाद सबसे बड़े घटक, अगर हम कहें शिवसेना, एकनाथ शिंदे गुट को जोड़ ले तो चौथे नंबर के हो जाएंगे, चिराग पासवान, उन्होंने कहा यह तो बिल्कुल गलत हुआ है, यह नहीं होना चाहिए इस तरह से लैटरल एंट्री। और जातिगत जनगणना को लेकर कि हम तो उसके पक्ष में हैं, यह बात लगातार कहते आ रहे हैं चिराग पासवान। इसमें एक कड़ी और जुड़ी, यह उत्तर प्रदेश में 2 हफ्ते पहले की बात है। इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने 69,000 सहायक शिक्षक जो भर्ती हुई थी 4.5 साल पहले, मेरिट को खारिज कर दिया, यानी कि वो नौकरी खत्म, नई मेरिट लिस्ट आएगी। और इसमें आरोप क्या था कि 19,000 जो पद थे जो दलितों और पिछड़ों को जाने चाहिए थे, वो दरअसल अगड़ों को बांट दिए गए। दलितों को, पिछड़ों को कुछ मिला ही नहीं। अब केशव प्रसाद मौर्य तो चलिए, उनकी अपनी राजनीति चल रही थी, वो प्यादे बने हुए थे अमित शाह और योगी आदित्यनाथ के बीच में, जो सीधे आर पार की लड़ाई होती दिखी थी कुछ वक्त तक। उन्होंने कहा कि नाइंसाफी हो रही थी इनके साथ, दलितों और पिछड़ों के साथ, अब इंसाफ होगा। लेकिन बड़े बयान कहां से आए? संजय निषाद मंत्री हैं योगी सरकार में, ओम प्रकाश राजभर मंत्री हैं, पिछड़े तबके के बड़े नेता हैं, अनुप्रिया पटेल केंद्र में मंत्री हैं। उन्होंने कहा यह बहुत गलत हो रहा है। 16 दूनी 8 का आंकड़ा अफसर पढ़ा रहे थे और सरकार उनकी बात मान रही थी। यह कतई नाकाबिले बर्दाश्त है। दलित विरोधी, पिछड़ा विरोधी एक छवि बनती जा रही है सरकार की, और लगे हाथों जातिगत जनगणना की यहां भी पैरवी कर दी गई। अब यहां पर सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया जातिगत जनगणना को लेकर, अभी बिहार वाले मामले पे तो फाइनल सुनवाई होनी है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि जातिगत जनगणना करवाने का अधिकार जो है वो केंद्र सरकार का होता है। अभी तक बीजेपी अपना पल्ला झाड़ लेती है कि अरे बिहार में भी सर्वसम्मति से प्रस्ताव पास हुआ, विधान परिषद में एक बार विधानसभा में, तो हम भी उसमें पार्टी थे, हमने भी कहा कि जातिगत जनगणना लागू होनी चाहिए। लेकिन जातिगत जनगणना सिर्फ केंद्र सरकार करवा सकती है, बाकी जातीय सर्वे करा सकते हैं। और सर्वे में अगर बढ़ाई जाए सीमा रेखा, आरक्षण बढ़ाया जाए, तो कोर्ट का इंटरवेंशन आ जाता है। वो जाटों का आरक्षण हो, मराठा आरक्षण हो, गुर्जरों का आरक्षण हो, मैं हरियाणा, राजस्थान, महाराष्ट्र, इन तमाम राज्यों का जिक्र कर रहा हूं। सरकारों ने बढ़ाई भी, बाद में रोक दी गई। पर अब दरअसल बात बहुत आगे बढ़ गई है क्या, और इसीलिए मैंने शुरुआत में ही जिक्र कर दिया कि अब केंद्र सरकार ने ही जब ईडब्ल्यूएस, और पैमाना भी 8 लाख कमाने वाला, 67,000 रुपए प्रति महीने से कम कमाने वाला आर्थिक रूप से पिछड़ा माना जाता है। 10% ही लोग इस देश में 25,000 से ज्यादा कमाते हैं महीने में, पर वो अलग डिबेट है। अब चिराग पासवान ने थोड़ी आंखें दिखाई तो अमित शाह, बीजेपी के रणनीतिकार, बीजेपी के चाणक्य पशुपति पारस, उनके चाचा से बात करने लगे। खबरें फ्लोट कर रही हैं सत्ता के गलियारों में, अफवाहों का बाजार भी गर्म है। 3 सांसद उनके पार्टी छोड़ सकते हैं। तो ये एनडीए का जो कुनबा है, गठबंधन धर्म, आरक्षण के इस प्रण और गठबंधन के धर्म में भी आपस में खींचतान होती दिखाई दे रही है क्या? इसी पर आज हम चर्चा करने वाले हैं।
और ऐसे में आज का सीधा सवाल, और पहला सवाल, मैंने कहा ना नया अध्याय जुड़ रहा है, आरक्षण का जिन नई राजनीति का हिस्सा अभिन्न। अब ये नई राजनीति जो आई है, ये 90 के दशक वाली फिर से राजनीति रिविजिट कर रही है क्या, और इसमें आरक्षण का पुट और बढ़ गया है। और बिहार यूपी का सच, जाति आरक्षण ही सत्ता का कवच। जाति यानी कि जातिगत जनगणना और उसकी बिना पर आरक्षण, यही सत्ता का सुरक्षा कवच बनता दिखाई दे रहा है क्या, और ये लड़ाई अब आने वाले दिनों में कैसे अनफोल्ड करती है, इसी को क्या हमें ट्रैक करने की जरूरत भी होगी। आज देश के वरिष्ठतम पत्रकार मेरे साथ हैं, प्रभु चावला, सीधी बात करते हैं, सीधा सवाल उनसे करूंगा। विनोद अग्निहोत्री जाने माने पत्रकार हैं, वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक अभय दुबे मेरे साथ हैं, राजनीतिक विश्लेषक भी हैं, सामाजिक जो पृष्ठभूमि है इस देश की और बदलाव क्या हो रहे हैं उस पर नजर बनाए रखते हैं। जाति और धर्म के बीच भी जो ये एक टकराहट हो रही है, टकराव की जो स्थिति बन रही है, उसे ट्रैक करते हैं प्रोफेसर बद्री नारायण, और वरिष्ठ पत्रकार और सत्यहिंदी.com नाम का डिजिटल प्लेटफॉर्म चलाते हैं आशुतोष भी इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आशुतोष, अब सड़क पर उतर आए हैं तेजस्वी यादव, 9वीं अनुसूची में डालिए। अब यह राजनीतिक पैतरा तो है, लेकिन एक और अध्याय अब जुड़ता दिखाई दे रहा है कि भैया 50% से ऊपर तो अब आरक्षण की सीमा जानी ही जानी है। यही राजनीति का अभिन्न हिस्सा बनता दिखाई दे रहा है क्या? देखिए संदीप, इस पूरे मामले में जैसे जैसे हिंदुत्व की राजनीति बढ़ती जा रही थी, वैसे वैसे पिछड़े और दलितों के बीच में जो बेचैनी है वो भी बढ़ती जा रही थी। और उसके कारण बहुत स्पष्ट है, क्योंकि ये वो दो तबके हैं जो एक दूसरे के साथ इनको बैठने में हमेशा दिक्कत होती है। सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ने वाले, यानी वो लोग जो समाज का वंचित है, पिछले 1,500-2,000 सालों से जिनके ऊपर अत्याचार किया गया है, और यह अत्याचार ऐसा वैसा अत्याचार नहीं है, एक ऐसा अत्याचार है जिस पर कभी खुलकर इस देश के अंदर ना तो बातचीत होती है और ना ही इस देश के इंटेलेक्चुअल उस पर बातचीत करना चाहते हैं। न जाने किस बात को लेकर डरते हैं। हर समाज को इंट्रोस्पेक्शन करना चाहिए कि समाज के 80% लोगों के साथ इतना बड़ा अत्याचार क्यों, कैसे और किस वजह से किया गया। और अब इस पूरे मामले में जब 2014 के बाद से ये राजनीति, हिंदुत्ववादी राजनीति मजबूत हुई, तो शुरू में तो इस तबके को भी लगा कि थोड़ा सा शायद हमको इससे फायदा हो, लेकिन 2024 आते आते उनको इस बात का पूरा एहसास हो गया है ये अपने आप में एक छद्म था और उनको छद्म में फंसाने की कोशिश की गई। तो यहां पर आशुतोष एक सेकंड के लिए रोकूंगा, क्योंकि आपने हिंदू राष्ट्र नाम की किताब भी लिखी है, आरएसएस को भी ट्रैक करते हैं। अब आरएसएस जो प्रेरणा स्रोत है, और आरक्षण की समीक्षा को लेकर बिहार में ही अच्छा खासा नुकसान 2015 में सरसंचालक मोहन भागवत ने करा दिया था। लेकिन अब उनका सबसे ताज़ा जो बयान आया था पिछले साल 6 अगस्त 2023 को, उन्होंने कहा जब तक समाज में भेदभाव रहेगा तब तक आरक्षण जारी रहना चाहिए। तो ये आरक्षण की नई पेशबंदी को आप कैसे देखते हैं? विपक्ष तो हमला है जितनी आबादी उतना हक, जी हम तो अगर 70% 75% पिछड़े हैं उनको दो उतना आरक्षण, वो तो सीधा ये खेल कर रहे हैं। देखिए संदीप, अगर उनके इस बात में ईमानदारी है, अगर वो इस बात को लेकर ईमानदारी से अपनी बात रख रहे हैं, तो फिर कास्ट सेंसस कराने में क्या दिक्कत है? जो मौजूदा सरकार है वो आरएसएस की सरकार है। लोग उसको बीजेपी की सरकार कहते हैं, मैं उसको आरएसएस की सरकार कहता हूं। अगर आरएसएस प्रमुख को लगता है कि आरक्षण जारी रखना चाहिए, तो फिर जाति के आधार पर जो जाति जनगणना है उसको कराने में दिक्कत क्या है? प्रॉब्लम क्या है कि जैसे जैसे सामाजिक न्याय की लड़ाई बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे हिंदुत्ववाद और सामाजिक न्याय के बीच का जो घर्षण है, जो संघर्ष है, वो तेज होता जाएगा। और एक बात मैं और आपको बता दूं कि ये आरएसएस अपने दिल के किसी भी कोने में आरक्षण के पक्ष में नहीं है। आपको मैं याद दिला दूं, प्रोफेसर राजेंद्र सिंह ने आज से बहुत साल पहले इंडियन एक्सप्रेस में एक लेख लिखा था, और उस लेख में उन्होंने इस बात का जिक्र करते हुए कहा था कि आरक्षण के संदर्भ में संविधान में बदलाव की कोशिश क्या की जा सकती है नहीं। इतना बड़ा सवाल उन्होंने उस वक्त खड़ा किया था, जिसको 2014-15 के विधानसभा के चुनाव में मोहन भागवत ने भी कहा था कि वह रिव्यू होनी चाहिए। वेंकट चलैया कमीशन क्यों अटल बिहारी वाजपेयी ने बनाया था? अगर उनको संविधान से कोई दिक्कत नहीं थी। जब संविधान लागू हुआ था उस वक्त भी
यह बात कही गई थी कि इसमें भारतीयता के तत्व का अभाव है। दीनदयाल उपाध्याय इंटीग्रल ह्यूमनिज्म नामक अपनी किताब के अंदर इस बात दो चीजों पे सवाल खड़े करते हैं। एक जो फेडरल स्ट्रक्चर है, दूसरा जो सेकुलर स्ट्रक्चर है। इन दोनों को लेके वो कहते हैं कि ये भारतीय विचार नहीं है बल्कि पश्चिमी विचार है। और यहां तक कह जाते हैं कि जो ये फेडरलिज्म का जो विचार है, ये भारत के संविधान की एकता और अखंडता के खिलाफ, यहां तक बात करते हैं। अब जब प्रधानमंत्री की जो इकोनॉमिक काउंसिल है, उसके चेयरमैन वो तो कहते हैं भारत को नया संविधान चाहिए। तो आज चूंकि उनको मालूम है कि अगर इस देश के अंदर पिछड़ों को अगर आरक्षण देने की बात अगर भारतीय जनता पार्टी करे, आरक्षण न देने की बात करे, तो एक बहुत बड़ा तबका उनको इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में हाशिए पर फेंक सकता है। यह इलेक्टोरल मजबूरी है। लेकिन जो विचारधारा की मजबूरी है वो साफ है कि अगर ये जाति के आधार पर अगर आरक्षण करेंगे तो आरएसएस का ये सोचना है कि उससे जो हिंदुत्व को एक करने का जो प्रोजेक्ट है वो कमजोर होगा। और चूंकि प्रोजेक्ट कमजोर होगा, इसलिए आरएसएस बहुत मजबूरी में ही उसको एक्सेप्ट करेगी, अन्यथा हमेशा टालने की कोशिश करेगी। तो इसमें मतलब परस्पर जो अंतर विरोध भी हैं दोनों ही खेमों में, तेजस्वी की बात हो या राहुल गांधी जो कह रहे हैं या अखिलेश यादव जो कह रहे हैं, उसमें एक अदालती अड़चन भी आती है। इंदिरा साहनी केस भी है, चाहे सरकार ने भी 10% आगे बढ़ा दिया हो, अब 9वीं अनुसूची में कोई राज्य सरकार खुद डाल दे, केंद्र सरकार की भी उसमें अनुमति इजाजत की जरूरत होगी। तो ये चिढ़ा रहा है विपक्ष, एक पहलू तो ये है आशुतोष, और दूसरा गठबंधन धर्म और आरक्षण का प्रण क्या असहजता भी पैदा कर रहा है एनडीए के भीतर। जैसे चिराग पासवान है या ओम प्रकाश राजभर हैं या संजय निषाद हैं, वो तो कभी आरक्षण या जातिगत जनगणना की मुखालफत कर ही नहीं सकते, उनकी राजनीति उस पर बंधी हुई है। पर उनकी राजनीति और बीजेपी की राजनीति के जो अंतिम गोल हैं, क्या वो मिसमैच कर रहे हैं? ये दो धाराएं चल रही हैं क्या? संदीप, इसके आपके सवाल के दो स्तर हैं। पहला, अदालतों में ये 50% से ज्यादा वाला जो आरक्षण का सवाल होता है वो क्यों जाके रिजेक्ट हो जाता है। और मैं किसी भी जज के इंटेंट पे सवाल नहीं खड़े कर रहा हूं, लेकिन चूंकि मुझे उसका विश्लेषण करने का अधिकार है, इसलिए मैं साफ तौर पे कहता हूं कि जिस दिन सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में और लोअर जुडिशरी में पिछड़े और दलितों का जो प्रतिनिधित्व है वो 30 से 40% हो जाएगा, उस दिन आरक्षण जैसे सवाल पे अदालतों का रुख भी बदल जाएगा और उनके फैसले भी बदलेंगे। आज जो लोग फैसले कर रहे हैं उनकी सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक पृष्ठभूमि वो नहीं है जिस पर सामाजिक न्याय की लड़ाई को वो समझ सके। मैं बहुत ईमानदारी से इस बात को कह रहा हूं। इसलिए वहां जब आरक्षण का सवाल जाएगा उसको रिजेक्ट किया जाएगा। अब मैं फिर दोहरा देता हूं, मैं किसी जज के किसी भी इंटेंट पे सवाल नहीं खड़े कर रहा हूं, लेकिन उनका विश्लेषण में जरूर कर रहा हूं। दूसरा प्रश्न इस बात को लेकर यह है, जब से 2024 का चुनाव हुआ है और कांग्रेस पार्टी ने जब से ये कास्ट सेंसस का सवाल खड़ा किया है, उत्तर प्रदेश के अंदर छोटी छोटी जातियों के जो बड़े बड़े ब्लैकमेलर कह लीजिए, दलाल कह लीजिए, जो कुछ भी आप कह लीजिए, जो दावा करते हैं कि वो एक जाति के नेता हैं और पूरी जाति उनके साथ वोट करती है, उनकी दुकानें अब धीरे धीरे बंद होने लगी। लोगों को समझ में आ गया है कि ये अपनी सत्ता, अपने परिवार की भूख मिटाने के लिए उनकी जातियों का इस्तेमाल करते हैं और आरक्षण की मांग करते हैं, लेकिन उन्हीं लोगों के साथ जाके बैठ जाते हैं जिनका आरक्षण से कोई लेना देना नहीं है, जिनको सामाजिक न्याय की लड़ाई से कोई लेना देना नहीं है। इसलिए ऐसे लोगों की दुकानें अब धीरे धीरे बंद होने लगी। चूंकि बंद होने लगी हैं, इसलिए इन जातियों के जो छोटे छोटे नेता हैं वो अब आरक्षण के सवाल को खड़ा करके एक बार फिर से अपने आप को सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि से जोड़ने की कहते हैं दुकानें बंद हो रही हैं, दुकानें तो धूमधाम से चल रही हैं। ओम प्रकाश राजभर हो या संजय निषाद हो, चाहे उनका राजनीतिक ग्राफ बढ़े या गिरे, मंत्री बने रहते हैं। चिराग पासवान बाकायदा मंत्री हैं, उनके सांसदों का स्ट्राइक रेट, सक्सेस रेट भी बीजेपी और जेडीयू से अच्छा रहा दरअसल बिहार में। नहीं, मैं उत्तर प्रदेश के संदर्भ में इस बात को रख रहा था। उत्तर प्रदेश के संदर्भ में आप देख लीजिए, संजय निषाद या ओम प्रकाश राजभर या दारा सिंह चौहान या तमाम लोगों के कितने सांसद जीत कर आए हैं और उनकी क्या हैसियत बच गई है। यहां तक कि दारा सिंह चौहान जैसे आदमी तो एमपी का भी चुनाव हारते हैं और लोग विधानसभा का भी चुनाव हारते हैं, जो कभी बीजेपी में जाते हैं, कभी समाजवादी पार्टी में जाते हैं, फिर बीजेपी में आते हैं, फिर समाजवादी पार्टी में जाते हैं। तो अब इन लोगों की वक्त अब कम होने लगी है। और दूसरा क्या है कि दलितों और पिछड़ों में एक बहुत बड़ा अर्बन, पढ़ा लिखा और मिडिल क्लास
वो खड़ा हो गया है, जी। जो इस बात को समझ रहा है कि उनकी राजनीति करके ये लोग अपना उल्लू सीधा करना चाहते हैं। इनका कोई ध्यान सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ने में नहीं है। ये दरअसल सत्ता के पिट्ठू हैं, जो सत्ता की राजनीति करके अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं। ठीक है प्रभु, आप किस तरह से देखते हैं ये आरक्षण का जिन जो निकला है, राजनीति, आने वाली राजनीति का ये एक अभिन्न अंग बन गया है, और इसे 1990 से कितना अलग देखते हैं? विरोधाभास दोनों तरफ है, सत्ता पक्ष भी विपक्ष भी, लेकिन किसका पलड़ा ज्यादा मजबूत दिखाई देता है राजनीतिक नफे नुकसान के लिहाज से आके? तो एक संदीप, मैं जो सवाल पूछूंगा आपसे काउंटर, ये अलग कब हुआ था? सत्ता के अंदर राजनीति जो है कभी भी जाति से अलग नहीं हुई है। आप देखते होंगे कभी प्रेस रिलीज बनाने में आती थी, अभी भी आती हैं, जब भी सत्ता दल की तरफ से आता है कि हमने कितने पिछड़ों को वोट दिया, कितने को हमने ऐसी टिकट दी, कितने लोगों को पिछड़े उसमें कौन से हैं, हरिजन दलित कितने हैं, सब प्रेस रिलीज के अंदर लिखा होता है, रिव्यू में कहा जाता है। बिल्कुल होता है, इसलिए आप कहेंगे बिल्कुल होता है। बाहर हुआ था, वो कभी नहीं हुआ था। देखिए, एक सेकंड के लिए रोक रहा हूं प्रभु, एक एंगल पर वो आपकी बात बिल्कुल सही है, अभिन्न अंग है, पर अब आरक्षण और नौकरी जो जोड़ दी गई है, ये कुछ नया बढ़ गया है क्या? इतना पुरजोर तरीके से क्या होता दिखा? नहीं, नौकरियों में जोड़ गया इसलिए क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट देश के अंदर बढ़ती चली जा रही है, बेकार होते चले जा रहे हैं लोग। पर मेरे को बात पूरी करनी चाहिए कि प्रॉपर थॉट प्रोसेस टूट जाता है जब आप भी टोल देते हैं, तो मेरे को इसके लिए कम से कम 2 मिनट का भाषण तो देने दीजिए ना। रिक्वेस्ट कर रहा हूं मैं आपको। तो जो आप जाति की बात करें, जाति तो हमारा डीएनए के अंदर है, एस्टेब्लिशमेंट है। जो एक जाति सरकार बदलती रहती है पॉलिटिकल पार्टी की, एंटाइटलमेंट की पॉलिटिक्स चल रही है देश के अंदर। जैसे जो पिछड़ी जाति के लोग हैं वो सत्ता में आने के बाद नीचे उनके जो गरीब आदमी है उसको अंदर नहीं आने दे जाते। जैसे सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई, उसके अंदर कहा कि एक क्रीमी लेयर होनी चाहिए, उसके अंदर सबसे ज़्यादा पहले कौन बोले? यही जो पिछड़ी जाति के नेता बने बैठे हैं। जब एक बार एंटाइटलमेंट हो गया, अब जो अगड़े हैं, जैसे आप रिजर्वेशन क्यों करना चाहते हैं? गरीब आदमी के नाम पे क्यों नहीं करते? इकोनॉमिक क्राइटेरिया पे क्यों नहीं करते रिजर्वेशन? क्योंकि जो एक बार कुर्सी पे बैठ गया, चाहे वो दलित हो, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे वो यादव हो, चाहे कुर्मी हो, अपनी रिजर्वेशन लेकर नेतागिरी बना ली, उन्होंने अपनी दुकान बना ली, उसके बाद बाकी लोगों को नहीं आने देना चाहते। तो राहुल गांधी ने जो कहा है कि जो पिछड़ गए हैं लोग, पिछड़ गए इंसान, जिनको फायदा नहीं हुआ रिजर्वेशन का, जो बॉटम पे है, मार्जिनलाइज क्लास है, उनके वोट जब तक कांग्रेस को नहीं मिलेंगे तब तक वो जीत नहीं सकते। जो सत्ता में बैठते हैं कि क्योंकि स्टालिन जब 2021 के अंदर चीफ मिनिस्टर बने थे, उन्हें 18 पार्टियों को एक लेटर लिखा था सोशल जस्टिस के नाम पर कि हमें इकट्ठा होना चाहिए और जितने लोग वंचित रह गए हैं उनको इकट्ठा लाना चाहिए। परंतु नॉर्थ इंडिया की किसी पार्टी ने उनको रिस्पॉन्स नहीं दिया, उन्होंने वो छोड़ दिया, क्योंकि साउथ के अंदर ऑलरेडी जातियों के नाम पर सरकारें बनी हुई हैं। तो मेरा कहने का मतलब जी कि एंटाइटलमेंट की पॉलिटिक्स है और उसके अंदर वोट दिखाई देता है। वोट बैंक जो है, जो 1952 से रिजर्वेशन चलती आ रही है, अभी सरकार ने पहला मंत्रिमंडल का एक फैसला किया, जैसे ही सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई, एक स्टेटमेंट आया कि संविधान में कहीं नहीं लिखा है कि रिजर्वेशन के अंदर भी क्रीमी लेयर होगी। भाई बाकी के बारे में क्यों नहीं कहा? कि रूलिंग पार्टी को भी लगता है कि आरएसएस है, जैसे आशुतोष बार बार नाम ले रहे थे, आरएसएस कभी जाति के हिसाब से बोलता नहीं हो, तो कहते हैं हम जाति में विश्वास नहीं करते। जैसे वो कहते हैं कि बीजेपी से हमारा लेना देना नहीं है, परंतु उनके यहाँ होगा जाति के सवाल। जो आपने कहा है जाति और इलेक्शन में वोट बैंक जो खड़ा हो गया है, ये नई बात इसलिए है क्योंकि राहुल गांधी ने न्याय के नाम से जो स्लोगन दिया था उसको बार बार अड़ाने की कोशिश करते हैं। डिवाइड एंड रूल, दिस इज टेस्टेड पॉलिसी है। तो कांग्रेस को पार्टी लगा है कि जब तक हम लोगों को डिवाइड नहीं करेंगे, अभी भी मैं कह रहा हूं कि बीजेपी के अगर इतने एमएलए 1800 एमएलए हैं और लगभग 350 के करीब एमपीज होंगे, उनकी आप गणना कर लीजिए जातिवादी से, तो पिछड़े सबसे ज्यादा उसी पार्टी में मिलेंगे। उनके पास कैसे आ गए? यूपी के अंदर जो जीते उनका एनालिसिस कर लीजिए आप। जो पिछड़ी जाति के लोग हैं, जिनको जो कहते हैं कि हमारी पिछड़ी जातियां हैं, बीजेपी के परसेंटेज जो पिछड़ी जाति के लोग सबसे ज्यादा उसके अंदर एमएलए हैं, सबसे ज्यादा उसके अंदर, हाँ टॉप पोजीशन पे नहीं है। तो जब वो वही, कि जब पहली तो बार वही चीज पूछ रहा था प्रभु, ये बताइए कि दोनों जो खेमे हैं, देखिए अब ये लड़ाई आरक्षण की, और जितनी आबादी है भाई, जितनी नौकरियां, दाखिले वगैरह वगैरह वगैरह, जैसे आशुतोष कह रहे हैं कि भाई न्यायपालिका में भी अगर जजों की तादाद बढ़ जाएगी, उसमें पुट आदिवासी, अनुसूचित जाति और पिछड़े वर्ग के लोग ज़्यादा जज हो जाएंगे, तो फैसले भी उसी लिहाज से थोड़े और बदलने भी लगेंगे। तो यही बात
राहुल गांधी भी कहते दिखते हैं। नहीं सर, पर इसको जमीन पर उतारना, एक तो कह देना और संदीप, जमीन पर उतारना, लोग भरोसा उन पर करेंगे या अंतर्द्वंद जो एनडीए में चल रहा है आरक्षण को लेकर, जो विरोधाभास वहां है। संदीप, पहले तो मैं कुछ बातों से सहमत, मैं इससे कुछ बात सहमत कि अब जजेस भी आप जाति के आधार पर ढूंढना शुरू कर देंगे, डॉक्टर भी जाति के आधार पर ढूंढना शुरू कर देंगे, नर्सेज भी, तो ये सब चलेगा नहीं। कई चीज़ों पर रिजर्वेशन ही, मेरिट में भी आदिवासी लोग और अच्छे अच्छे डॉक्टर हमने देखे हैं, दलित बहुत अच्छे डॉक्टर देखे हैं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया 3 ऑलरेडी चीफ जस्टिस बन चुके हैं, एक और बनने वाले हैं गवई साहब, तो इसलिए वो भी कहीं ना कहीं से बन करके आए हैं। तो आप ऐसी स्पेशलाइज पोस्ट के अंदर, मैं कभी जब जाता हूँ डॉक्टर से पूछता हूँ तेरी जात क्या है, जब मेरा हार्ट अटैक होता है या किसी का होता है या चलता है, उसके अंदर ये नहीं पूछा था डॉक्टर क्या था, बचने की कोशिश की जाती है। तो हम जब इस तरफ जा रहे हैं, इस तरह की, वहाँ पे डॉक्टर भी दलित होना चाहिए, जो कि जिस ब्राह्मण होना चाहिए, ब्राह्मण कुछ नहीं होता, वो डॉक्टर क्यों बने। इसी तरह मेरिट के ऊपर कई चीज़ें चलती हैं, परंतु सरकारी नौकरियां हैं जो जनरल जिनको कहते हैं, जिसके अंदर हर आदमी काम कर सकता है, उसके अंदर एक बार मैंने पहले भी कहा था, दोबारा कह रहा हूं कि सत्ता में बैठे हुए लोग गरीब आदमी को ऊपर नहीं आने देना चाहते। वीपी सिंह ने नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल में एक रेजोल्यूशन मेरे से बनवाया था कि 1 फैमिली 1 पोस्ट, उसको समर्थन करने के लिए दलित नेता भी मुलायम सिंह ज़्यादा मेरे साथ नहीं खड़े हुए, किसी ने सपोज नहीं किया। तो आप हिपोक्रेसी की बात कर रहे हैं। जितने दलित नेता हैं, जितने विचारक हैं, उन्होंने दलितों को कितनी नौकरियां दी हैं, कितने बैकवर्ड लोगों ने किए। आपके यहाँ बड़े इंटेलेक्चुअल आते हैं भाषण देने के लिए, हर जर्नल में बैठे करके, उनसे पूछिए आपने कितने अपने रिसर्च इंस्टीट्यूशन के अंदर लोग रखे हुए हैं। ये तो बहाने, अपने नेता दाल उनके जैसे राशि तो कहते दुकान खड़ी कर दी। नहीं, बात वही है ना, नेता बन बिल्ली गया, के गले मैंने में घंटी सेंटर कौन बना बांधेगा। दिया, मैंने ये बात पलट कर की जो आपने क्या पहले किया, ये थोड़ी वोटाबाउटरी नहीं हो जाती है क्या प्रभु? बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा? मैं तो ये सवाल पूछता हूं भाई, आप अखबारों में इतने अखबारों के संपादक रहे, टीवी में आपने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है, कितने संपादक ब्रॉडकास्ट चैनल्स में, नेशनल न्यूज चैनल्स में वो दलित या पिछड़े वर्ग से आते हैं, या अखबारों में कितने संपादक दलित और पिछड़े वर्ग से आते हैं? ये तो पत्रकारों से भी सवाल पूछा जा सकता है। मैं एक का जवाब दूंगा। मैंने कई बार लोगों को रखा, मैंने कम से कम 1000-1200 जर्नलिस्ट भर्ती किए होंगे, मैं नाम नहीं लेना चाहता। मेरे यहाँ काफ़ी दलित लोग एडिटर की पोस्ट पर रहे हैं, मैंने तो पूछा नहीं था कौन है वो। अच्छे रिपोर्टर थे, अच्छे राइटर थे, इंग्लिश जानते थे। एक नाम जरूर दे दूंगा आपको, अंशु लवजीत का नाम सुना है ना आपने जी? अंशु लवजीत मीना कुमार के बेटे हैं। उनको इंडिया टुडे के अंदर एंटरटेनमेंट एडिटर, फिल्म एडिटर मैंने रखा था। तो इसलिए मैंने कभी नहीं देखा क्या है। तो दलित अगर गणना शुरू ये बात है कि संपादकों की बात कर रहा हूं, जितनी आपके संपादक तो आजकल रिपोर्टर से ज्यादा हो गए हैं, न्यूज चैनल्स में हर कोई संपादक है। नहीं, संपादक इंडियन एक्सप्रेस के अंदर जब मैं था, इंडिया टुडे में था, मैं बता रहा हूं मेरे यहाँ संपादक दलित रहे हैं, पर इसलिए नहीं कि वो दलित थे, इसलिए थे कि वो मेरिट पे डिजर्व करते थे। अब तो ये नहीं, मेरिट की बात है, फिर तो यहाँ पर नहीं आप ब्राह्मण, जिसको ब्राह्मण आप हाँ बोलिए प्लीज प्रभु। पर बात यहाँ पर ये नहीं है मेरिट की। अगर मेरिट की बात है तो प्रधानमंत्री खुद अपना दखल दिखाते हुए लैटरल एंट्री पर विज्ञापन वापस क्यों ले लेते हैं? ये सूट, नैरेटिव सूट करने के लिए एक्सप्लेनेशंस दी जा रही हैं क्या? जी। असल लड़ाई दरअसल आरक्षण पर आकर अड़ गई है क्या? आरक्षण पे अड़ी हुई थी, आरक्षण पे फिर से अड़ गई है। जो आरक्षण का जिन्न आपने जिक्र किया है, ये तब निकला था जबकि ओबीसी को आरक्षण मिला था। तो दलितों को आरक्षण मिला था, उस आरक्षण का जिन्न नहीं बना था। जब ओबीसी को आरक्षण मिला तब जिन्न निकला। उस वक्त भारतीय जनता पार्टी बहुत ही भ्रमित थी। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि जो ऊंची जातियां हैं उनको अपने साथ रखते हुए पिछड़ी जातियों को कैसे अपने साथ जोड़ा जाए। भारतीय जनता पार्टी को उन दुविधाओं से निकलने में लंबा समय लगा, और उस पूरे दौरान में मुलायम सिंह यादव, मायावती और लालू यादव की पार्टियां भाजपा को पूर्ण बहुमत प्राप्त करने से रोकती नहीं। अब जब जातिगत जनगणना का सवाल उठाया गया, जिसमें नीतीश कुमार भी शामिल हैं, जो लोग एनडीए में आज कई लोग हैं वो सब भी उसमें शामिल हैं, एनडीए के बाहर राहुल गांधी के नेतृत्व में तो मजबूती के साथ वो मांग उठाई जा रही है और उसको लोकसभा चुनाव में भी मुद्दा बनाया गया। इस चीज ने फिर से भाजपा को उसी मानसिक स्थिति में धकेल दिया है जो वो 1990 में थी। अब भाजपा फिर से भ्रम की शिकार है। उसकी समझ में नहीं आ रहा है कि जो उसने हिंदू एकता बनाई थी उसको वो आरक्षण के दबाव में, आरक्षण के दबाव से कैसे रोके, कैसे बचाए। उसकी हिंदू एकता उत्तर प्रदेश में और दूसरी कई जगहों पर छिन्न भिन्न होती हुई नजर आ रही है। असली समस्या इस बात की है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी उस दुविधा के चलते कोई बात साफ कर नहीं पा रही है,
कोई साफ नीति बना नहीं पा रही है। उनके पास तो रोहिणी कमीशन के भी आंकड़े हैं, आप कितने बार उसका इसके ऊपर कार्यक्रम कर चुके हैं, एक्सटेंशन के सब बाद कर चुके हैं। और वो रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं की गई, जबकि उसको वो राष्ट्रपति को सौंप दी गई है नहीं, पिछले ना साल। रिपोर्ट को सार्वजनिक किया गया और उस रिपोर्ट के मदद से विश्वकर्मा योजना लागू कर दी प्रधानमंत्री ने। हाँ। लेकिन उसका फायदा उठाना चाहते हैं, लेकिन उससे जो एक पूरी सामाजिक आर्थिक नीति बननी चाहिए, लुक्का छिपी का हाँ, खेल क्यों? बिल्कुल वही खेल जब है। आयोग बनाया 2017 में बना वो आयोग, 13 एक्सटेंशन हुई, 2023 में राष्ट्रपति को आपने इस वो चालाकी को, ये जो चालाकी है, हाँ। इस चालाकी को राहुल गांधी के नेतृत्व में जो जातिगत जनगणना की मांग को रेखांकित किया गया है मजबूती से राष्ट्रीय मंच पर, इस चालाकी को पूरी तरीके से छिन्न भिन्न कर दिया है उसने। अब ये लोग बहुत परेशान हैं, इनकी समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें, क्योंकि ये बात अगर इसी तरह आगे चलती रही तो फिर से भारतीय जनता पार्टी को वे समूह दलित और ओबीसी जातियां, चाहे वो अति पिछड़ी हो और अति दलित हो, वो फिर से भारतीय जनता पार्टी को ब्राह्मण बनिया पार्टी मानने लगेंगी। इसमें क्लेवर पॉलिटिक्स क्या तेजस्वी ने कर दिया, और ये आने वाले दिनों में किस तरफ जा सकती है जब वो 9वीं अनुसूची में डालने की अब मांग कर ठीक रही बात है। देखिए, चालाकी के जवाब तो चालाकी से दिया जाता है। राजनीतिक रणनीति बिल्कुल, बिल्कुल। तमिलनाडु में 59% है ना, 69% है ना आरक्षण। अच्छा, अब उन्होंने 9वीं अनुसूची की मांग की है, अब और इसमें राज्य और केंद्र सरकार इसमें भारतीय जनता पार्टी बहुत देर तक तो कुछ बोलेगी ही नहीं। आप देख लीजिए, आप भाजपा के प्रवक्ताओं से बुला के बात कर नहीं, नीतीश बोलेंगे कि नहीं, ये देखने वाली नहीं, बात नीतीश हो भी नहीं जाएगी। बोल भाई, सबसे पहले नीतीश को बोलना चाहिए। वो तो ये कह रहे हैं ना भाई, जातिगत जनगणना मैंने कराई, मैंने आरक्षण भी बढ़ाकर 65% कर दिया था, तो अब बोलिए ना 9वीं अनुसूची में लेकर आइए। इंडिया गठबंधन के इस रवैये से एनडीए पूरी तरीके से सांसत में है, दुविधा में है और भ्रम की स्थिति वहां फैली हुई है। इस भ्रम की स्थिति से वो कैसे निकलेंगे ये उनको नहीं पता है। अभी तक कोई भी नीति, कोई भी युक्ति ऐसी सामने नहीं आई है इससे पता चले कि वो उससे निकल सकें। मेरा मानना है कि इसीलिए जितने भी चुनाव होंगे, चाहे वो विधानसभाओं के हों या आगे आने वाला लोकसभा का चुनाव हो, उसमें जातिगत जनगणना का सवाल गेम चेंजर साबित होगा। आपने मेरे अगले सवाल को पहले से ही भांप लिया, और यही तो फायदा होता है तजुर्बेकार, जब विश्लेषक आपके साथ बैठे होते हैं तो रोज ज्ञान में कुछ ना कुछ वृद्धि भी हो जाती है। तो ये जो आरक्षण क्या सत्ता का कवच बनता जा रहा है, और इसमें मैंने बिहार और उत्तर प्रदेश का तो जिक्र किया जी, 120 सीटें हैं, पर महाराष्ट्र में भी चुनाव है, मराठा आरक्षण की वहाँ पर गूंज है, जरांगे पाटिल वहाँ पर बैठे हुए हैं, ताल भी ठोक रहे हैं। और इसमें दिलचस्प बात यह है कि बीजेपी का जहाँ पर सबसे तकड़ा स्ट्राइक रेट है जिन इलाकों में, वहीं पर यह गूंज सबसे ज़्यादा है। दक्षिण में बीजेपी का कुछ ज़्यादा है नहीं, वहाँ पर तो पहले ही तमिलनाडु में बढ़ा हुआ है, पर हिंदी भाषी राज्यों में क्या अब ये सुरक्षा का कवच बनता साफ दिखाई दे रहा है, और इसीलिए इतनी राजनीतिक उथल पुथल है। विनोद, देखिए, जो बातें हमारे पूर्व वक्ताओं ने कही, चाहे आशुतोष ने कही हो, अभय जी ने कही, प्रभु जी ने भी कुछ बातें कही, मैं आशुतोष और अभय जी की इस बात से तो मैं सहमत हूँ कि जो दुविधा भारतीय जनता पार्टी की है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की है। भाजपा बिहार में तो आरक्षण जातिगत जनगणना के समर्थन में आगे नीतीश कुमार के नेतृत्व में मिलती है प्रधानमंत्री से, और वहां बिहार विधानसभा में समर्थन भी करती है, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर उस पर चुप है, खामोश है, और उस पर अलग अलग सुर है। दरअसल तेजस्वी यादव ने तो नीतीश कुमार पर हम को भाजपा से जुड़े लोग, भाजपा से जुड़े संगठन ही हाईकोर्ट का, पटना हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाते हैं इस आरक्षण को लेकर, 65% को लेकर पुनर्विचार याचिका उन्होंने ही सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की। आप सबका नाम जानते हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो है वो चाहता है इस देश में हिंदू पहचान बने, लेकिन जातिगत जनगणना जो है वो पहचान, जो जाति की पहचान है उसको उजागर कर देती है। फिर आदमी जो है वो हिंदू ना होकर भी ब्राह्मण ठाकुर अभी देखिए, हम फ्लैश कर रहे थे ब्रेकिंग न्यूज की पट्टी में, चंदौली में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ थे अभी, और उन्होंने कहा एक योगी और संत सत्ता के पीछे नहीं भागता है, सत्ता का गुलाम नहीं होता है। अब यही योगी आदित्यनाथ सरकार का जो फैसला था भाई, 69,000 जो सहायक शिक्षक की भर्ती थी, और उसमें इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच कहती है नई मेरिट लिस्ट लेकर आओ, तो केशव प्रसाद मौर्य तो छोड़िए, उनकी अपनी राजनीति थी। संजय निषाद, अनुप्रिया पटेल, ओम प्रकाश राजभर, वो कहते हम तो बता रहे थे योगी आदित्यनाथ को, और वो कह रहे थे 16 दुनिया 8 का पहाड़ा पढ़ा दिया अधिकारियों ने, वो हमारी सुनते नहीं है जी, चूक हो गई, अब इंसाफ हो रहा है।
तो ये मामला बहुत अनुप्रिया पटेल, संजय निषाद, उसमें चिराग पासवान, इन लोगों के मन की धड़कनें भी बढ़ गई हैं कि बीजेपी के साथ हमारा वोट बैंक ना कहीं नहीं, डूब जाए। धड़कनें बढ़ नहीं गई, मामला फंस गया है, फंस गया है। ये बहुत ऐसा फंस गया है कि इससे कैसे निकलेंगे। योगी जी की जो उत्तर प्रदेश की अगर बात करें, योगी जी अपने जिस यूएसपी की वजह से बड़े लोकप्रिय माने जा रहे थे, लॉ एंड ऑर्डर, गवर्नेंस, उसका भी सब तमाम सच सामने आ रहा है। और अब जो सामाजिक, जो लोकसभा के चुनावों ने जो तस्वीर पेश की है, वो बिल्कुल अलग तस्वीर पेश कर रही योगी है। आदित्यनाथ कह रहे हैं ना, वो अपने कदमों पर दूसरों को चलने को मजबूर करता नहीं, है। वो ठीक है, वो अपना अब ये इनको मंत्री है। मजबूर नहीं, मैं लेकिन इसको जो आरक्षण से भी जोड़ रहा हूं। अभी अभी ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। मैं आपको जो बता, राहुल गांधी ने जो इलाहाबाद के सम्मेलन में प्रयागराज में जो कहा, दो बातें कही जो बहुत महत्वपूर्ण है। एक बात तो उन्होंने कही कि ये मेरी राजनीतिक लड़ाई नहीं है, मेरी लड़ाई है, वैचारिक लड़ाई है, और मुझे इसका राजनीतिक नुकसान हो या फायदा हो, मैं इसको लड़ता रहूंगा। ये एक बड़ी बात विचार कही। भी अभी बने, पहले विचार बनी नहीं पाए थे। अभी बने ना, लेकिन वो उसको कह रहे हैं राजनीति से ऊपर है। हाँ। दूसरा जो उन्होंने मिस इंडिया वाली बात कही, उसको समझने की जरूरत है कि मिस इंडिया में आपको कोई ढूंढे दलित नहीं मिलती लड़की, इसको लोगों ने इंटरप्रेट किया कि उसमें आरक्षण चाहिए। वो बात नहीं है। उनका कहना है कि 70 साल 75 साल में के बावजूद अभी दलितों और पिछड़ों में इतनी आर्थिक उन्नति नहीं आई है देखा कि जा उसमें रहा कोई है ना, लड़की वो मिस statement इंडिया के लिए ये दे कम्पीट रहे कर सके कि भाई दलित पिछड़े वर्ग के लोग, वो कभी खूबसूरत महिला हो ही नहीं सकती, लड़की सुंदर हो नहीं नहीं, सकती। वो उस स्तर तक नहीं पहुंचे हैं कि वहां तक कम्पीट कर सके, वहां हाँ, तक जा सके। हाँ। बात ये, और ये बात तो जो चाय है, वाला हमने उस दिन कार्यक्रम भी किया, संदीप, ये बात प्रधानमंत्री ने चाय वाला किसी ने बोल नहीं, दिया ये तो बात, कैसे बुनाया? ये बात यही नहीं रुकेगी। ये संकेत है कि निजी क्षेत्र में भी आरक्षण की मांग उठेगी, उठी रही है, नहीं, पहले से ही उठ रही है। और तेजी से उठेगी। वो मान नहीं रहे हैं, लेकिन उठेगी। जातिगत जनगणना जो है, उसका अगला पड़ाव निजी क्षेत्र का आरक्षण होगा। तो ये आरक्षण की लड़ाई यहां रुकने वाली नहीं है। ये लड़ाई जातिगत जनगणना, ये उसका एक खतरनाक पड़ाव। मोड़ भी ले लेगी फिर तो। जितनी ये मंडल आबादी- 2 है, और मंडल 2 के बाद उतना मंडल 3 होगा निजी मतलब क्षेत्र। फिर तो हर चीज अनुपात में ही चलने लगेगी। इसमें कहीं ना कहीं प्रभु की बात फिर वो हमेशा एक बेल रिंग करेगी। भाई मेरिट को तो तवज्जो दोगे ना। आप किसी को इस बात के लिए आप उसको टॉर्चर नहीं कर सकते या उसको रोक नहीं सकते कि भाई तुम मेरिट तो है, पर तुम्हारी आबादी वाले, तुम्हारी जाति वालों को उतना हक मिल चुका, इसलिए आप वेटिंग लिस्ट में चले जाओ। ये संकट तो आएगा, ये संकट आएगा। ये तो विरोधाभास, और ये संकट अंतर्द्वंद तो आएगा, निश्चित रूप से आएगा। लेकिन फिर जैसे होता क्या है, अभी भी कई बार जो रिजर्व पोस्टें होती हैं, उनको डिजर्व कर दिया जाता है। अब जी जानते हैं नहीं, यूनिवर्सिटी में संदीप जो ये है, बताइए, कारपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है, आरक्षण का प्रश्न, उसका हिस्सा क्यों नहीं होना चाहिए? ये क्यों नहीं होना चाहिए? जो सरकारें हैं जिनके पास बड़े बड़े बहुमत होते हैं, उन्हें संविधान संशोधन करके या कोई और संसदीय विधायी तरीका अपनाकर निजी क्षेत्र के ऊपर ये जिम्मेदारी क्यों नहीं डालना चाहिए कि वो भी आरक्षण की प्रक्रिया में अपना योगदान करें? बजट में देश की वित्त मंत्री गाजे बाजे के साथ ये घोषणा करती हैं प्रोफेसर बद्री नारायण कि 1 करोड़ युवाओं को 5 साल में इंटर्नशिप कराई जाएगी, यानी कि 20 लाख। 500 बड़ी कंपनियों को 4000 लोग हर साल वो इंटर्नशिप पर रखेंगे। स्वामीनाथन अखिलेश्वर अय्यर आर्टिकल लिखते हैं उसी संडे को, और वो बात करते हैं कॉर्पोरेट हॉन्चोज से, बड़े बड़े उद्योगपतियों से कि भाई कितने लोग दोगे इंटर्नशिप। वो कहते हैं एक ने भी हाँ नहीं भरी। तो इंटर्नशिप तो कराने को तैयार नहीं, निजी आरक्षण तक भी बात जाएगी, पर इसमें बवाल कटेगा क्या सड़क पर, और इसी से राजनीति तय होगी क्या? बिल्कुल बिल्कुल संदीप जी, एकदम सही कहा आपने। जो अगला समय है उसमें राजनीति, जैसे आरक्षण एक बहुत बड़ा राजनीतिक अस्त्र होने जा रहा है। और जैसे कि महाभारत में और रामायण में हम लोग कहते थे कि जब ब्रह्मास्त्र चलता था सभी नतमस्तक हो जाते थे, तो आरक्षण वो ब्रह्मास्त्र है जिसका कोई भी विरोध नहीं कर सकता। और आप देखिएगा, सबको कहीं ना कहीं इससे कन्फ्रंट करना पड़ेगा, डील करना पड़ेगा। सवाल है बीजेपी कैसे डील करेगी। बीजेपी, मुझे लगता है कि जैसा कि कैरेक्टर में बीजेपी के चेंज आया है, अभी प्रभु जी बता रहे थे कि बीजेपी में जो ओबीसी लीडर्स, दलित लीडर्स की बड़ी संख्या है, वो पार्टी पर दबाव डालेंगे और पार्टी को शायद रिजर्वेशन, ये जो जातीय जनगणना वगैरह के साथ बहुत आगे बढ़ के उसको निगोशिएट करना पड़ेगा। तीसरी बात जो मुझे लगता है संदीप जी, वो ये लगता है कि जो अभी बात कह रहे थे हमारे आशुतोष भाई कि वो आरएसएस संघ के बारे में, तो संघ का
अभी तक जो पुराने उसमें किसने क्या कहा, रज्जू भैया 30 साल पहले को कोट कर रहे हैं। आज देखिए ना, आज संघ क्या कह रहा है, संघ क्लियरली कह रहा है कि हम आरक्षण के पक्ष में हैं, हम इससे अलग नहीं हैं। और बार बार दत्तात्रेय हंस बोले, कई बार कह चुके हैं, ऑफिशियल स्टेटमेंट आ चुका है। तो मुझे नहीं लगता कि आरक्षण और जाति पर ये इस कमजोर समय जिस नब्ज है क्या? पोटेंशियल से राहुल गांधी उठा रहे हैं, ये एक्लीज हील है क्या? देखिए राजनीति बदलती है। मोहन भागवत ने, मेरे ही सहयोगी, मेरे अजीज मित्र हैं, पहले सहयोगी थे दूसरे चैनल में, सुकेश रंजन ने बाकायदा ये सवाल पूछा था, तो मोहन भागवत ने कहा वक्त के साथ हम बदलते हैं। हर बात जो एग्डेवार साहब ने या गोलवलकर की स्पेसिफिकली बात हो रही थी कि जो गोलवलकर ने कह दिया वो अंतिम सत्य हो गया, ऐसा नहीं है। बिल्कुल संदीप जी, मैंने जो किताब लिखी रिपब्लिक ऑफ हिंदुत्व, आशुतोष जी के चैनल पे उससे चर्चा भी हुई, वो उसमें यही मैं कह रहा हूँ कि संघ हमेशा अपने को चेंज करता रहा है परिस्थितियों के अनुसार, समय के पर वो एक्लीज ही है क्या? वो कमजोर नब्ज है क्या? अभी भी भरोसे की बात होती है ना कि देगा कौन। नहीं, कमजोर नब्ज नहीं कहेंगे। देखिए, कोई भी संस्था या संगठन अपने जब उसका जमीन के साथ लिंक होता है तो वहां के फीडबैक से बदलती है। तो संघ का सबसे गहरा जमीनी संपर्क है उनके शाखाओं के माध्यम से वहां के इनपुट से वो अपने को चेंज करते हैं, अपने राय बदलते हैं। नहीं, जो उनके घटक हैं तो प्रोफेसर, जो घटक हैं, चाहे ओम प्रकाश राजभर या संजय निषाद या बड़ा घटक मैं कहूं चिराग पासवान, वो असहज महसूस कर रहे हैं। अब तो खबरें ये आने लगी कि भाई चिराग पासवान के 3 सांसद वो साथ ले ले, पशुपति पारस को अब खड़ा किया जाए। वो जो रेनबो कोएलिशन बीजेपी ने बनाई थी, वो इट इज नो लॉन्गर सतरंगी। देखिए संदीप जी, कोई भी इस राजनीति में, यानी एवरीवन लव्स गुड रॉट, जो साईनाथ की किताब है ना, तो ऐसे ही हर आदमी जाति को चाहता है। और हर आदमी जाति को, कौन है जो जाति, यानी चिराग पासवान जब ये बोल रहे होते हैं तो वो अपने जो कास्ट बेस है उसको एड्रेस कर रहे होते हैं। पहले हम लोग सवाल करते थे, अभय जी भी बैठे हैं, कि पार्टी का क्लास बेस क्या है। अब सवाल है पार्टी का कास्ट बेस क्या है, या नेता का कास्ट बेस क्या है। अब हर नेता का अपना कास्ट बेस है। और जो कह रहे थे कि ये जो संजय निषाद एक प्रतीक है, कोई दूसरा निषाद आ जाएगा, दूसरा राजभर आ जाएगा और फिर वो राजनीति आगे बढ़ेगी। तो वो एक और वो तो मतलब राजनीति ने एक दिशा तो पकड़ लिया, उस दिशा से अब यू टर्न लगभग असंभव लगता है। आशु 20 सेकंड में कंक्लूडिंग कमेंट प्लीज। बिल्कुल, मैं एक बात पहले आशुतोष, पहले एक सेकंड प्रोफेसर साहब को बोलने दीजिए। प्रोफेसर बद्री, सिर्फ 20 सेकंड। मैं बस एक बात, बस 10 सेकंड में, कि आगे बीजेपी की राजनीति जैसे विकास और धर्म और जाति को लेकर के का एक बैलेंस बनाने की कोशिश। अब विकास, आरक्षण और धर्म, इनको ये कॉन्ट्रडिक्टरी है। विकास, आरक्षण और धर्म। आशुतोष 15 सेकंड प्लीज। आशु स्क्रीन पर। हाँ संदीप, मैं एक बात बड़ी मजबूती से कहना चाह रहा हूं कि ये जो प्रश्न है, इस देश को एक मार्टिन लूथर किंग जूनियर का इंतजार है, जो ये कहे कि आई हैव अ ड्रीम। उनका बड़ा फेमस स्पीच, आई हैव अ ड्रीम, जहां एक दिन ऐसा आएगा जब इस देश के अंदर हमारे बच्चों की पहचान उनकी स्किन के आधार पे नहीं बल्कि उनके चरित्र के आधार पे होगी। आरक्षण का सवाल दरअसल इस देश के अंदर छुआछूत का सवाल है, गैर बराबरी का सवाल है। तो एक दिन एक ऐसा मार्टिन लूथर किंग इस देश के अंदर आएगा जो कहेगा कि पिछड़ों और दलितों की पहचान इस आधार पे नहीं होनी चाहिए, कुछ जाति के आधार पे है। जब तक ये जाति का सवाल है, छुआछूत का प्रश्न है, गैर बराबरी का प्रश्न है, घोड़ी पर चढ़ते हैं उनको मूंछ कटाने वालों के साथ बेइज्जती का सवाल है, तब तक आरक्षण का सवाल बना रहेगा और आरएसएस कभी इससे कंप्रोमाइज नहीं करे। तो मार्टिन लूथर किंग कोई आएगा भी, या उनका चोला ओढ़कर राजनीतिक दल, उनके नेता वोट ही भुनाते रहेंगे? अब कांग्रेस को भी तो अभी याद आया ना, काका कालेलकर हो, मंडल कमीशन हो, ये सारी चीजें दबा दी गई थी उनके एक वक्त में। या पुरानी बातें अब भूलकर नई राजनीति जो जा रही है, और कौन उसमें आक्रामक ज्यादा दिख रहा है, नैरेटिव कौन गढ़ता दिख रहा है, वही राजनीति का सिकंदर भी तय करेगा क्या? हजारों की तादाद में राय आ रही है। कुछ साझा की, कुछ और साझा करूंगा। बात हो रही है आरक्षण की, राजनीति का अभिन्न अंग बन गया है क्या? और कुछ राज्यों में तो खास ये सुरक्षा कवच बन रहा है क्या राजनीतिक दलों का?
डीके जैन है, हमारे दर्शक इंदौर वासी हैं। इनका कहना है कांग्रेस इतने साल सत्ता में रही, क्यों नहीं जातिगत जनगणना करवाई? ये बिल्कुल अपने आप में वाजिब सवाल है। और इसी में भरोसा कौन करेगा जब आप आवाज बनने की कोशिश कर रहे हैं? अब आरएसएस ने रुख बदला है, बीजेपी ने रुख बदला है, पर बदली बदली जो राजनीति है उसमें भरोसा कौन किस पर करेगा? क्या ये बड़ा सवाल हो जाता है। और आरक्षण तो अब केंद्र बिंदु में आ गया है आने वाली राजनीति की, इसमें अब कोई शक व शुबा क्या नहीं रह गया।